हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और बहुत लोगों से आपने ऐसा सुना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है, जो कि बिल्कुल सही सुना है कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है। पर इंग्लिश बोलना और खुद से इंग्लिश बोलना, आसपास में इंग्लिश का बिल्कुल माहौल नहीं होना, फिर भी अपने आप को तैयार करना इंग्लिश बोलने के लिए काफी हार्डवर्किंग और मेहनती, मतलब कि ये कहेंगे कि बोरिंग टाइप का है, जो कोई करना नहीं चाहता। सर मेरे साथ में भी ऐसा होता था। पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। फिर जैसे कि उन्हें इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए, तो उनको तो वो मिल ही जाएगा क्योंकि वो हार्ड वर्कर है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना बहुत बोरिंग लगता है। तो इसी वजह से ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं अपने आप को एकदम से तो आपके सामने प्रूफ कर नहीं सकती, आपको पेशेंसली मुझे सुनना होगा। आपको भरोसा हो जाएगा मेरे 1 से 2 वीडियो देखने के बाद में, इवन इस वीडियो के बाद में ही आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इस वीडियो में मैं एक बच्चे के साथ में भी प्रैक्टिस करूंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि देखो मैं उस बच्चे को कैसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और उसी तरीके से उसी वे में अगर आप अपने घर में बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे इंग्लिश में बोलना। जो बच्चे को मैं सिखा रही हूँ, जितना इम्प्रूव आप उसमें देखोगे उतना इम्प्रूव आप में भी आ जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली ये मेरा इंग्लिश स्पोकन का पहला वीडियो है, एकदम फर्स्ट वीडियो है, इवन फर्स्ट ही वीडियो है मेरा ये। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी, इवन मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि जब मैं 9th 10th में हुआ करती थी उस टाइम पे क्या होता था कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसके क्वेश्चन आंसर, उसके ऐसे एप्लीकेशंस मुझे बड़ी मुश्किल से याद होते थे। इवन मैं तो कह रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं होते थे, इतना चैलेंजिंग था ये सब मेरे लिए। जब मेरे खुद के बच्चे 3rd क्लास में, मेरी लड़की 3rd क्लास में पढ़ रही थी, तो उसका तो सारा मीडियम ही इंग्लिश में था। साइंस, सोशल साइंस वगैरह सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही था। उस टाइम पे मेरे माइंड में ये आया कि जब मैं इंग्लिश को इतने अच्छे से याद नहीं कर सकती तो ये बच्चा कैसे इंग्लिश को इतने अच्छे से याद करेगा। फिर माइंड में ये आया कि इंग्लिश की बजाय मुझे हिंदी बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि हिंदी हम लोग रोजाना बोल रहे हैं, तो इस वजह से वो लैंग्वेज हमें जल्दी से याद हो जाती है, इसलिए हमें इंग्लिश में याद नहीं होता। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जो 10th क्लास में आते आते तो मीडियम चेंज ही कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से मीडियम चेंज कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे और मेरे रोजाना रेगुलर मेरे जो क्लास वाइज वीडियो देखेंगे तो मैं डेफिनेटली मैं एकदम 100% बिलीव के साथ मैं कह रही हूँ, वीडियो देखो और उसमें थोड़ा सा मैं जैसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसी टाइम पर। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में कोई होमवर्क दूंगी, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कोई होमवर्क वगैरह नहीं दूंगी। बस आप मेरे रोजाना क्लास लगाइए और जिस बच्चे को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं रोजाना अलग अलग बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैं जिस बच्चे को प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो बच्चा जिस तरीके से आंसर करेगा, मुझे सेम आंसर आपको भी करना है, वो भी अपने घर पे बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस तरीके से आंसर करना है। अगर आप इस तरीके से आंसर करेंगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं कुछ बोलूंगी आपसे। आज मैं जो रूल लिखवाने जा रही हूँ, एक्चुअली में वो टेंस है। टेंस आपने सुने होंगे, टेंस के ही रूल हैं, टेंस जैसे हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि मैम हमने तो पढ़े हैं कैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैं इस तरीके से कोई पढ़ाने वाली नहीं हूँ आपको। ये स्पोकन क्लास है, ये क्लास डेफिनेटली आपकी ग्रामर में हेल्पफुल होगी डेफिनेटली, बट ये क्लास स्पोकन की तरीके से ही होगी। प्लीज पेशेंसली जरा सुनिएगा इस क्लास को। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने टेंस नहीं बोलते हुए रूल ज्यादा बोलना पसंद करूंगी क्योंकि ये वो रूल है जिसकी वजह से आप लोग इंग्लिश बोलोगे। तो पहले है ता है, ती है। जिस हिंदी सेंटेंस के
लास्ट में ताहे तीहे वर्ड्स आपको दिखते हैं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू या डज। ओनली डू और डज को ही यूज करना है आपको, और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं दूसरी किसी पर। रहा है, रही है। जब लास्ट में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही आते हैं, तो आपको इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है, बाकी कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, या ई है या है, ई है या है। ऐसा अगर आता है लास्ट में हिंदी में, तो आपको हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और कोई से नहीं कर सकते। सबके दायरे हैं, आप इसी को यूज कर सकते हो। फिर एक और चीज आती है जो बिल्कुल रहा है रही है, जिस तरीके से यहां आए हैं वहां पर भी रहा है रही है ही आएगा, लेकिन टाइम के साथ में आएगा। तो देखिए कैसे, जहां पर मैं अलग से टाइम लिख देती हूँ, टाइम प्लस से, इसको आपको याद रखना है, इस से को याद रखना है। टाइम के बाद में क्या आना चाहिए, से, और फिर आना चाहिए रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, कुछ भी आ सकता है, मैं बस दो एक ही बता पाऊंगी। तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज या हैव, और साथ में बीन का यूज होगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं था, थी, थे। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड। अब हम आते हैं रहा था, रही थी, यहां हेल्पिंग वर्ब यूज होगी बाज या बर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो चुका था, चुकी थी, और यहां हेल्पिंग वर्ब यूज होगी बच्चों हैड, हैड। अब नेक्स्ट पर आते हैं, देखो जैसे हम पहले आए थे, जिस तरीके से रहा था रही थी यहां पर आ रहा है, उसी तरीके से रहा था रही थी यहां पर आएगा, लेकिन टाइम और से के साथ में आएगा। तो यहां पर है टाइम प्लस से, और उसके बाद में रहा था, रही थी। यहां आएगा बेटा हैड बीन, हैड प्लस बीन, यहां पर हैड बीन का यूज होगा। ओके ओके, अब एक लास्ट और लिखेंगे, गा, गी, गे। यहां पर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। अब इसके अलावा आप और कोई सी हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं कर सकते। ये यहां पर एकदम लिमिट है कि ताहे तीहे के लिए डू डज के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज आप कर ही नहीं सकते। बस आपको ये देखना है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। एक मिनट, मैं ये कचपच हो रही है, मुझे मालूम है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर ये सारा सब कुछ थोप नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं थोपूंगी, मैं ही आपको ये सब कुछ याद करवाऊंगी, आप इसकी टेंशन ना लें। आप तो बस देखते रहिए, ये आपको एक दिन याद हो जाएगा। आप आज की कहूंगी आज ही याद हो जाए तो वो नहीं होगा, आज याद नहीं होगा, वो मुझे भी याद नहीं हुआ था। ये रोजाना इसी पर मैं बस कुछ नहीं लिखवाऊंगी तुम्हें, जब तक मैं तुम्हें स्पोकन सिखाऊंगी मैं लिखवाऊंगी कुछ भी नहीं आपको। मैं ये जो बस इतनी सी तब
लिखना है और उसके बेस पर आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपसे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं याद करवा दूंगी, टेंशन ना लीजिए, ये खचपच मत समझो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा अब क्या होगा, यहाँ पर डू डज लिखा है, ठीक है, मैंने बता दिया ताहती आएंगे तो डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी लगेगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब की कोई फॉर्म तो लगेगी, कोई सी फॉर्म तो लगेगी वर्ब की, तो देखिए सब में कोई ना कोई फॉर्म लगेगी वर्ब की, और कौन सी फॉर्म लगेगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर मैं यहाँ प्लस करके लिख देती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म भी यूज होगी, लेकिन अभी पेशेंस रखो इसमें, यानी कि मैं ग्रीन से थोड़ा सा इसको बॉक्स बना देती हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दो चीजें हैं ऐसी जो याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं ही याद रखवाऊंगी, टेंशन ना लेना। ये जो मैंने बॉक्स बना दिए, ये दो पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये एक्सेप्शन में है। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा भाई आईएनजी फॉर्म, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, इतना जान लिया आपने, बस याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये जान तो लो कि मैम ने ये बताया है कि कौन सी फॉर्म वर्ब की कहाँ लगेगी, ये भी बताया है कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये मैम ने बताया, इतना तो याद रख ही सकते हो, मतलब याद मत रखो, ये समझ में तो आ सकता है, ये समझ में तो आ सकता है आपको कि भाई मैम ये बता रही है कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और मैम ये बता रही है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, ये तो इतना तो बस समझ लो, याद मत करो, वो तो मैं करवा दूंगी। ओके, अब हम आगे आते हैं कि देखो बेटा कैसे वर्ब की फॉर्म्स लगती हैं, क्या कर, अच्छा मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया आपको, कोई रूल नहीं है यार, ऐसे कैसे कोई इंग्लिश सिखा सकता है, हम ऐसे ही सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे से रूल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा। देखिए 3 चीजों के बारे में आपको फिर से याद रखना है, डू डज और डिड, मैंने जो कहा था जिसमें मैंने बॉक्स बना दिए पहले से, तो वो 3 थिंग्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बारे में आपको अभी थोड़ा सा माइंड में लाइए, मैं जैसे बोल रही हूं वैसे, कि ये सिंपल में यूज नहीं होंगी, नॉट यूज इन सिंपल ये सिंपल में यूज नहीं होंगी, इनका कोई यूज नहीं है, नो यूज इन सिंपल, इनका कोई यूज नहीं है सिंपल में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम सिंपल क्या होते हैं, तो देखो बेटा वैसे तो मैं ये क्लास जो दे रही हूँ, मैं ये सोच के बनाई है ये क्लास मैंने कि 9th 10th के बच्चे या 6 7 के या 8th के बच्चे जो बहुत बारी मतलब टेंस सीख चुके हैं, तो कुछ तो उन्हें इतना तो समझ में आता ही होगा कि ये सिंपल है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये उन्हें थोड़ा तो समझ में आता ही होगा। मैं यही सोच के ये क्लास बनाई जा रही है, और जिनको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं बता दे रही हूँ कि सिंपल क्या होता है। सिंपल सेंटेंस हम उसी सेंटेंस को कहेंगे जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा कि जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, क्या तुमने पिकनिक मनाई थी, क्या तुमने अपना बर्थडे मनाया था, या फिर तुम मना रहे हो, मना चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। या फिर मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं जाएगा, इसमें नहीं वर्ड आ रहा, तो ये निगेटिव हो गया। ओके, अब ये दोनों ही चीजें नहीं है तो सिंपल हो जाएगा, जैसे वह स्कूल जाता है,
वह अपना होमवर्क करता है, वह बुक रीडिंग कर रही है। यानी कि इसमें तो कोई ना तो नेगेटिविटी है और ना ही इसमें क्या है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस मैंने बोला वो सिंपल है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस में डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब है ये यूज ही नहीं होती, उनमें आती ही नहीं उनमें। तो हाँ, कुछ तो चेंजेस आएंगे, अगर ये यूज नहीं होंगी तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो देखो बेटा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो डू हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं, बट सिंपल सेंटेंस होने की वजह से हम डू यूज नहीं कर सकते। तो उस सेंटेंस को फिर कैसे बनाएंगे, हम उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और पूरा सेंटेंस बना देंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, तो यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आई। और यहां देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ईएस फॉर्म लगा देंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, मैं सब कुछ बता दूंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आने दो, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। हो गया, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम, देखो इतनी चीजों पर हल्का फुल्का आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। तो हम ऐसे शुरुआत करते हैं अब कि किस तरीके से ये जो मटेरियल लिख दिया है मैंने इतना सारा, उस पर हम कैसे प्रैक्टिस करें। ये तो मैं ऐसे ही तो माइंड में तुम्हारे में भर नहीं जाएगा। तो क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये क्लास स्पोकन क्लास है, तो हमें रिटन में कुछ नहीं करना, रिटन में सिर्फ ये करना है और अब प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, मैं एक बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करूंगी, मैं उस बच्चे को प्रैक्टिस करवाऊंगी एक्चुअली में, और आपको अपने घर पे बैठे हुए प्रैक्टिस करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइनें आपको बताऊंगी या 3 लाइन आपको बताना चाहूंगी। देखिए हम शुरुआत कैसे करेंगे। देखो बेटा, हम ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे कि कोई सी भी मतलब रैंडमली मैं कोई सी भी लाइन से बनाना शुरू कर रही हूँ, किसी भी लाइन से, वही सबके साथ में होता है। आपको बस ये क्या याद रखना है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने उठा लिया, ये रहा था रही थी, ये वाली लाइन उठा ली, ठीक है। मैंने यहाँ, या मैं कोई ऐसा सेंटेंस लूंगी जिसमें पीछे रहा था रही थी आएगा और ये रूल लगेगा, ओके। तो चलो मैंने रैंडमली ही लिया है, कहीं से भी ले सकती हूँ। और मैं जब प्रैक्टिस करवाती हूँ तो मैं रैंडम प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिसकी वजह से आपकी किस तरीके से आप माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, जैसे क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, पहला सेंटेंस हम ये लेंगे। दूसरा, ये आंसर करेगा, जैसे कि इमेजिन करना है आपको कि आप इंग्लिश बोल रहे थे, तो इसमें आपको क्या इमेजिन करना है कि कोई है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप अपने आप को क्या बोलोगे, मैं बोलूं। तो देखो, मैं इंग्लिश बोल रहा था, ओके। इन केस आप इंग्लिश के बारे में मना करना चाहते हो कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, तो उस टाइम पे आप इसका आंसर नेगेटिव में दोगे। तो अब आप दोगे मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, ओके स्टूडेंट। अब हम इसको बनाते हैं, सिर्फ हम प्रैक्टिस भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करना है देखिए। अब बच्चों, क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, आज मैं आपको सिर्फ क्या सबसे पहले आने वाली चीजों को बताऊंगी, फिर से नेक्स्ट क्लास में और आगे की क्लासेस करेंगे हम। तो आज हम क्या वाले, क्वेश्चन आंसर नेगेटिव आंसर, क्वेश्चन आंसर नेगेटिव आंसर, ये सिखाऊंगे। देखिए, तो क्या से शुरुआत हो रही होती है, तो आप एक इस बात को तो पूरी तरीके से माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो हम क्या के लिए क्या यूज नहीं करेंगे, व्हाट यूज नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम व्हाट यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या यूज करेंगे। देखिए, हम उसके लिए उसी सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज
करेंगे, यानी कि अब मैम आप तो क्या यूज करेंगे, मैम आप तो बाज बार यूज करेंगे या बाज या बर में से कोई एक यूज करेंगे। तो डेफिनेटली हम बाज या बर में से कोई एक चीज यूज करेंगे, और वो चीज यूज क्या के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आप। देखो बाज या बर आएगा, ये आपको कब पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये सिंगुलर सेंटेंस, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तब आपको पता चलेगा। तो बेटा थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगी यहाँ पर, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है बेटा, देखो डज है, डज ऊपर से लेंगे डज, और फिर उसके बाद में है इज, ओके, और उसके बाद में है हैज, और उसके बाद में है डिड। डिड बेटा एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों में यूज हो जाती है, ओके। और फिर उसके बाद में है वाज, और उसके बाद में है, इधर है वर्ब, इधर डू है तो डज है, तो इधर डू है, इधर इज है तो इधर आर है, इधर हैज है तो इधर हैव है। ये सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब अभी और भी है, और हैड बेटा दोनों में यूज हो जाएगी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ओके। और देखो विल सिंगुलर में यूज हो जाएगी, और शैल कब यूज होगी, केवल और केवल, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, शैल ओनली किसके साथ में यूज होगी, आई और वी के साथ में यूज होगी, बाकी कहीं यूज नहीं होगी। आपको ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कुछ नहीं, कॉपी में उतार लीजिए, जब भी मैम प्रैक्टिस करवाएंगी आपको यहीं से बोलेंगी बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगेगी, जरा उठाओ तो मैं उस टाइम के लिए आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको भरोसा रखो, मैं खुद याद करवा दूंगी आपको। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब हम बनाएंगे अपने इन तीनों सेंटेंसेस को। तो कैसे बनाएंगे इनको, देखिए मैंने जैसे कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले तो हम इसके लिए व्हाट यूज नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आप मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, देखिए वाज, तो इधर पर, यानी कि हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ब। वर्ब के बाद में हम उस सेंटेंस को ही यूज करेंगे, मतलब उस सब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। तो वर यू, यू को आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। अब इसे छोड़ के हम इसको यूज करेंगे, यानी कि ये स्किप कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को स्किप कर देंगे, हम वर्ब को यूज करेंगे, मतलब वर्ब को पहले लेंगे देन ऑब्जेक्ट को लेंगे, ओके। आप ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लो, जो हमारी पहचान है रहा था रही थी, उससे पहले वाली चीज को पहले लेंगे, और जो भी बचा उसको बाद में फेंक देंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही लगा देंगे, उसके जस्ट बाद करेंगे क्या, मतलब थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहचान है, ज्यादा समझ, देखो वैसे तो वर्ब ही समझ में आ जानी चाहिए आपको कि वर्ब को लगाएंगे हम यहाँ पे, नहीं भी आ रही है तो लास्ट में, या आप ये याद रख लो कि जो हमारी पहचान है उससे पहले जो लिखा है उसको यूज करेंगे हम यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर लिखा है बोलना, तो स्पीक, स्पीक, देन अब बचा क्या, इंग्लिश। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम रहा था, इसके लिए क्या यूज करना है बेटा, इसके लिए कुछ यूज नहीं करना है, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो वर यू स्पीक, और सॉरी स्पीकिंग, देखो इसमें से हमें दो चीजें उठानी होती हैं, एक तो क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और कौन सी फॉर्म लग रही है। तो हमने क्या नहीं किया, स्पीक मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई, स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमारा सेंटेंस बन गया। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें तो क्या भी नहीं है, तो आप सब्जेक्ट से शुरू कर दो, आई। देखो क्या की वजह से शुरुआत में हमें क्या लगाना पड़ा, वर लगाना पड़ा। अब क्या वर्ड ही नहीं है यहाँ पर, तो हम इधर लगा देंगे, तो आई वाज, आई के साथ में वाज यूज होता है, देखिए ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, आई के साथ में वाज यूज होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आई वाज पहले जैसे बोलने के लिए पहले लिखेंगे, इंग्लिश को बाद में लिखेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। और यहां पर क्या लिखेंगे,
आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गए बेटा, ये तीनों सेंटेंस हो गए आप जैसे देख रहे हैं। वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, हो गए ये तीनों सेंटेंस हो गए। अब इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक बच्चे को आपके सामने बुला रही हूँ जिसके साथ में मैं प्रैक्टिस मतलब मैं उसे प्रैक्टिस करवाऊंगी और आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है अपने घर पे बैठे हुए। तो संस्कार को बुला देंगे। चलो आओ। देखिए ये बच्चा, मैं आपको पहले से ही बता दूं, ये बच्चा सीख गया है, लेकिन इसी मेथड से सीखा है। यकीन मानिए मैं आपके सामने रोजाना में प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसे बच्चे भी लाऊंगी जो बिल्कुल नहीं जानते, जो बिल्कुल आपकी तरह हैं। जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही वो भी प्रैक्टिस करेगा आपके साथ में। ठीक है, तो देखिए मैं इससे पूछूंगी सेंटेंस। बेटा चेयर पे जाना चलो। और ये बच्चा जिस तरीके से मैं इसको बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिस ले रही हूँ, आप देखिए। और जिस तरीके से इधर और थोड़ा सा जिस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सेम प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करना है। ओके, तो मैं रैंडम ही लेती हूँ और रूल को यूज करते जाना है और क्या करते जाना है, जैसे कि ये सेंटेंस बने सेम वैसे ही बनेंगे। बस ये है, ये याद रखना है कि अब देखो यहाँ से हमने हेल्पिंग और आईएनजी ली, यहाँ पता चलेगा तुम्हें कहीं थर्ड फॉर्म भी ले सकते हो, मतलब कि हो सकता है कि तुम्हें थर्ड फॉर्म लेने का रूल हो वहां, तो तुम्हें वहां से आईएनजी छोड़ के थर्ड फॉर्म लेना है। लिखा तो तुम्हारे सामने है ना पूरा, आपको बस जैसा जो बताया जा रहा है उस लाइन में कि इस लाइन में ये चीजें यूज होंगी, बस वो यूज करना है। आप इंग्लिश बोल पाओगे फिर। चलिए मैं इससे पूछती हूँ। ओके, मैं आपको सेंटेंस दे रही हूं, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इन इंग्लिश? आप बिल्कुल धीरे बोलो जैसे कि सब सुने। क्या बोला आपने? देखो जिस तरीके से, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? सॉरी, देखिए फिर से बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? आप इस सेंटेंस को बताना है आपको, मतलब देखो, हाँ बोलिए। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? तो बच्चे ने बताया डू यू स्पीक इन इंग्लिश। आपको अगर बहुत ऐसा लग रहा हो कि भाई बच्चे ने तो बहुत जल्दी बता दिया, आपको लिखना हो तो आप पहले लिख लो डू यू स्पीक इन इंग्लिश। ये कैसे बनेगा? जिस तरीके से ये बना वैसे ही बनेगा। देखो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, मैंने ये बोला, तो लास्ट में क्या है, सबसे पहले तो ते हो आया, इसी वाली लाइन को बिलोंग कर रहा है। फिर तो ये, और यू आ रहा है, सब्जेक्ट यू। यू किस में आता है? यू किस में आता है? प्लूरल में यू आता है। एक साइड में जाना बेटा, प्लूरल में यू आता है, प्लूरल में। तो उसने प्लूरल में डू को यूज किया, फिर उसने यू को ही लगा दिया, और फिर वर्ब को बोला, और फिर उसके बाद में इंग्लिश को बोल दिया। तो ये हुआ ना वही प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस से ही तो बना। अब बोलो, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इन इंग्लिश। आई स्पीक इन इंग्लिश, इसने क्यों बोला? देखो, ना तो इसने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज की, ना कुछ भी यूज किया। क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ये बच्चा पहले से जानता है। मैं आपके सामने ऐसे बच्चे लाऊंगी जो नहीं जानते हैं। ओके, तो इसने आई स्पीक इन इंग्लिश बोला, आई, क्योंकि क्या से शुरुआत तो हुई नहीं, जो कि हम डू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आई से शुरुआत हुई, तो आई से ही शुरुआत कर दी हमने। तो जहां से शुरुआत होती है वहीं से शुरुआत कर देते हैं। आई स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर स्पीक में कोई ऐसे ईएस फॉर्म नहीं लगाई है, कोई ऐसे ईएस फॉर्म नहीं लगाई है, क्योंकि देखो ताहे तीहे जब आता है तब डू डज हम यूज करते हैं, और हम क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसने क्या नहीं यूज किया, डू को यूज ही नहीं किया, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म से बना दिया। तो डू आई स्पीक इन इंग्लिश ऐसा बोला। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब नॉट जब आता है तो वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देते हैं, तो आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंस बन गया आपका। आपको बस यहां से यूज करते जाना है। तो बिलीव मी कि ये बच्चा मैंने ऐसे ही इंग्लिश बोलना सिखाया है, बस इसी प्रैक्टिस से। देखिए मैं इससे पूछूं आपके सामने, क्या आप
गांव जा रहे हो? Are you going to school? Are you going to village? मैं गांव जा रहा हूँ। I am going to village. मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। I am not going to village. अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो पहले हिंदी से इंग्लिश बुलवा रही हैं। देखो, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, लेकिन अगर आप भरोसा करना नहीं चाहेंगे वो बात अलग है। विश्वास करो, रोजाना की प्रैक्टिस से 6 से 7 दिन में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही इंग्लिश बोलेगा, वो पूरे आंसर कर सकता है। अगर मैं इससे पूछूं, हैव यू डन योर वर्क? I have done my work. व्हेन डिड यू डन योर वर्क? I have done my work at 2 o'clock. ये बच्चे ने थोड़ी गलती की है। मैंने पूछा व्हेन डिड यू डू योर वर्क, व्हेन डिड यू डू योर वर्क मैंने पूछा, तो व्हेन डिड यू डू योर वर्क का आंसर उसने हैव में दे दिया। एक्चुअली में आंसर उसी में देना पड़ता है। तो व्हेन डिड यू डू योर वर्क? I did my work at 2 o'clock. ओके, मैं एक्सेंट यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बेचारे बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं जानते, इवन उन्हें इंग्लिश में बहुत कम ही समझ में आता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी एक्सेंट यूज नहीं कर रही हूँ। मैं आपके सामने सिंपल हिंदी और सिंपल ही इंग्लिश बोल रही हूँ। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, बिलीव मी। हाँ, अगर देखिए, मैं ये सोच कर ये क्लास बनाई है, मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि 9th 10th तक अगर बच्चे आ जाते हैं, 11th 12th तक कोई भी मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, उन्हें थोड़ा सा इतना तो नॉलेज पहले से होगा कि जो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कभी तो फॉर्मूले से बनाए होंगे, तो उन भले नहीं सीख पाए लेकिन बनाए तो होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ ये प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा है, मान के चलो इसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के भेज दो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपको समझ में आना ही है, जरूर आएगा आपको समझ में। और दूसरा, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना क्लास के लिए मैं लाइव क्लास भी ले सकती हूँ, तो जो स्टूडेंट लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो वो मुझे कमेंट में लिख भेजें कि मैम लाइव क्लास ले लीजिए, तो मैं आपको लाइव क्लास के लिए टाइम दे दूंगी। और बच्चों, अगर आपको जिस तरीके से क्लास चाहिए उस तरीके से क्लास भी मैं दे दूंगी। ये मेरा नंबर है 9300371212, ये मेरा नंबर है। मैं डायरेक्टली इस नंबर पे आपसे बात करूंगी। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं रोजाना कोई ना कोई अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ में प्रैक्टिस करूंगी। बिलीव मी कि मैं उन स्टूडेंट के साथ में भी प्रैक्टिस करूंगी जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते, इवन मैं उन्हें सिखा रही हूँ, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।